चलिए अब थोड़ा आपको कार्यक्रम का क्रम बताते हैं। 10 के दमदार ट्रेड्स में शिल्पा जी और राजेश जी पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी से बातचीत होगी और उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। टेक्निकल ट्रेंड्स और बिग एंड बोल्ड कॉल्स के लिए केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया हमारे साथ होंगे। मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी 23,860 पर 200 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर। आज का क्लियर कट एडवांटेज लेकिन अगर कोई एक इंडेक्स उठा रहा है वो है निफ्टी आईटी। शानदार मोमेंटम यहाँ पर इस समय निफ्टी आईटी में अब 850 पॉइंट ऊपर, यानी कि 2.25% की रैली आपको देखने को मिलेगी। और इस मार्केट में आप देखिए सबसे टॉप गेनर है HCL टेक, अब 3.25% ऊपर HCL टेक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट में भी तेज़ी, इन्फोसिस, TCS, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, HDFC बैंक, ट्रेंड, कोटक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम शानदार है। इस मार्केट में भी इंडसइंड बैंक नहीं चल रहा है, 2% नीचे है और अभी भी एक्चुअली अगर आप देखें तो काफ़ी वीकनेस के साथ ट्रेड करता हुआ इंडसइंड बैंक। डॉक्टर रेड्डीज एक और स्टॉक जहां पर आज थोड़ी सी आपको वीकनेस दिखाई देगी। मिड कैप्स में अच्छी ठीक ठाक रौनक है एक्चुअली। एडवांस डिक्लाइन अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन पॉलीकैब 3.25% ऊपर। F&O का टॉप गेनर अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये भी आज हमारे सुबह बिग स्टॉक्स में शामिल था। उसके अलावा इन्फो एज ये हमारे पैनल की कॉल्स में शामिल था। अल्ट्राटेक सीमेंट ये हमारे पैनल की कॉल्स में शामिल था। परसिस्टेंट ये हमारे पैनल की कॉल्स में शामिल था। जुबिलेंट फूडवर्क ये हमारे पैनल की कॉल्स में शामिल था। टाटा टेक, इन्फोसिस, सब वो स्टॉक्स जो है या तो हमारे पैनल की कॉल्स में TCS या हमारे एनालिसिस में शामिल थे, सभी करीब करीब डे हाई पर। वीरू जी हाँ, ये था अब तक का क्रम। और एक काम करते हैं, या फिर बाजार की एग्जैक्टली अगर आप देखें सुबह से चाल कैसे रही उसका एक छोटा सा अगर आप देखें तो आपने एक आकलन समझा। निफ्टी एट 23,840। अब एक काम करते हैं, यहाँ से ट्रेड पिक करना शुरू करते हैं। पैनल में मौजूद सभी एनालिस्ट हमारे स्क्रीन पर। राजेश पाल भैया, शिल्पा रावत पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में, विकास सालुंके और नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आप सभी को नमस्कार। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। वेरी गुड मॉर्निंग टू वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए खरीदारी पर फोकस है। आईटी स्पेस जो आज लीड करता हुआ नजर आ रहा है। इसी स्पेस में से दिग्गज कंपनी इन्फोसिस, इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह होगी। यहाँ पे एक फॉलोअप हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। 1655 और 1680 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 1602 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और इन्फोसिस को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा दूसरा स्टॉक SBI कार्ड होगा, जहां पर आज काफी अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 895 से लेके 910 तक की अपसाइड SBI कार्ड में देखने को मिल सकती है। 858 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ SBI कार्ड को लॉन्ग करने की सलाह होगी। सेकंड टारगेट 910 का होगा। ओके, चलिए तो ये इस समय दो ट्रेड्स। शिल्पा जी, आपकी दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस समय की? जी बिल्कुल अनुज जी, 2 बाय रहेंगे। पहला रहेगा आईईएक्स में। आईईएक्स काफी टाइम के बाद एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 180 के अराउंड सस्टेन कर रहा है। ये यहाँ पे अटक आई मीन सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि 185 से लेके 190 आपके यहाँ के टारगेट्स हो सकते हैं। तो आप अप्रैल सीरीज में इसको 173 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप लॉन्ग बने रह सकते हैं। फॉर टारगेट्स ऑफ 190। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो अप्रैल सीरीज का 185 का कॉल ऑप्शन जो बहुत रीजनेबल प्राइस्ड है, ₹5.5 में ट्रेड कर रहा है, इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ₹2 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 11 एंड 13। मेरा दूसरा बाय रहेगा केईआई में। केईआई भी बहुत स्ट्रेंथ के साथ थोड़ा मुझे लगता है कि एक रिवर्सल दिखा रहा है। 2900 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस बन गया है, तो 2050 के स्टॉप लॉस आप केईआई पे 3100 3200 के लेवल्स के लिए इसमें आप लॉन्ग जा सकते हैं। किसी को अगेन ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो अप्रैल सीरीज का 3000 का कॉल जो रफली 135 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 85 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 220 से लेके 250। ओके, मैं यहाँ पे आपकी कई इंडस्ट्रीज बाय कॉल। तो यहाँ पे शिल्पा जी का ट्रेड हो गया, नीलेश जी का। विकास जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त है। गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग वीरेंद्र जी, देखो मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव है। स्टॉक बेसिकली बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैरी करते हुए देखने मिलेगा। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा एशियन पेंट। एशियन पेंट पे यहाँ पे बाय करना है। 2330 के आसपास ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ पे जो डेली चार्ट पे जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है उसका एक ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने मिला था। आज भी उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो एशियन पेंट यहाँ पे बाय कॉल रहेगा। 2420 के टारगेट के लिए इसको लेके जाना है। नीचे में 2290 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। हमने हमारे क्लाइंट को एशियन पेंट ये रिकमेंड कर चुके हैं। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा पेटीएम। पेटीएम ने जिस हिसाब से एक लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखा है, जिस हिसाब से वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। तो 762 के स्टॉप लॉस से इसे बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो है 810 के आसपास का, 810 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। जो डायरेक्शन इंडेक्स है ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस काउंटर में, तो मुझे लगता है एक अच्छा पॉजिटिव साइड का बड़ा मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिल सकता है। तो 810 के टारगेट के लिए पेटीएम को बाय करना है 762 के स्टॉप लॉस से। तो दोनों भी काउंटर मेरे बाय रहे। बाय रहेंगे। थोड़ी सी मार्केट में अब वापस हल्की सी मिड कैप में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी भी ठीक ठाक है। मिड कैप थोड़ा बीच बीच में आज अटक रहा है यहाँ पर। अब राजेश पालवे जी की ट्रेड्स बाकी हैं। राजेश जी, आपकी 2 ट्रेड्स। तो अनुज जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है स्टॉक। ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, और स्टॉक में जिस तरीके के ब्रेकआउट बने हमें लगता है ये कंटिन्यूटी रहेगी और अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। 1865 1880 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है एचडीएफसी बैंक फ्यूचर, और स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1805 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एसबीआई लाइफ का। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने वीकली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनाया है। जनवरी 2025 के स्विंग हाई को सरपास किया है कंफर्टेबली। हमें लगता है यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 1615 1620 के अपसाइड के टारगेट के लिए एसबीआई लाइफ बाय किया जा सकता है। डाउनसाइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1560 के आसपास। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाज़ार और सेक्टर आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अल्फा क्रेडिट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जुड़े हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी फैक्ट शीट देख रहा था। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने काफ़ी सेक्टोरल चर्न किया है पिछले 2-3 क्वार्टर्स में। आपने कुछ एग्जिट किए हैं एफएमसीजी स्पेस से, कंज्यूमर स्पेस से, और आपने ऐड किया है केमिकल्स में, आईटी में और हेल्थ केयर में। पहले तो ये बताइए, ये जो चर्निंग आपने की है इसका की रीज़न क्या रहा है? राजेश जी, आप शायद म्यूट पर हैं, आपको अनम्यूट करना होगा। सॉरी। नमस्कार अमित जी। सबसे पहले तो जैसे मैं हर बार कहते हैं कि हमारी जो पूरी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो कॉजिलिटी है। उसका मतलब है क्वालिटी प्लस एजिलिटी। बी क्वालिटी कॉन्शियस, जो हम लेना है उसमें क्वालिटी कॉन्शियस रहना है। लेकिन मार्केट और बिजनेस साइकिल्स बहुत ही शॉर्ट हो रही है, और जैसे बिजनेस साइकिल शॉर्ट होती है तो अर्निंग स्विंग्स जो है वो काफी वाइल्ड आते हैं। हमें लग रहा है कि 2025 और अगला शायद 12, 18, 24 महीना बॉटम अप स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटेजी विल बी विनर। उसका मतलब ये है कि हर सेक्टर में देयर बी सेट ऑफ विनर्स एंड देयर बी सेट ऑफ लूजर्स। जैसे कि इंडियन कंज्यूमर सेक्टर है तो इसमें बेसिकली हमें लग रहा है कि एफएमसीजी विल बी मोर अंडर प्रेशर एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी विल बी द बिगर विनर। तो इसके लिए हमने जो पूरा एफएमसीजी बास्केट था सितंबर क्वार्टर के बाद हमने ऑलमोस्ट एफएमसीजी बास्केट जीरो कर दिया, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे हम अभी भी पॉजिटिव रहे। सिमिलरली स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और हमने स्टॉक स्पेसिफिक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर को पिछले 2-3 क्वार्टर से ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। एंड लाइकवाइज एवरी सेक्टर वी हैव टू फोकस बिटवीन विनर एंड लूजर एंड बेट ऑन द राइट साइड ऑफ द बिजनेस साइकिल। अच्छा, ये केमिकल्स पे आपका व्यू क्या है? जैसे कि अनुज ने टिप्पणी करी भी, आई मीन केमिकल्स में कुछ अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आई मीन फॉर इंस्टेंस एसआरएफ ने अच्छी अर्निंग्स दी थी, लीडरशिप उसके पास थी, नवीन की अच्छी अर्निंग्स थी, यूपीएल की। तो अभी अगर आप देखें इस पूरे मूव में, कमोडिटीज़ ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, मेटल्स को देखिए आप, बट राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट केमिकल्स। केमिकल्स यहाँ से कंसिडर करने लायक है एज ए इन्वेस्टर? इसका मतलब आप कन्विक्शन है इस बात का आपको? वीरेंद्र जी, केमिकल एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर बहुत सारी सब सेगमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो केमिकल को आपको 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा, कमोडिटी केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल।
तो कमोडिटी केमिकल को अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे चाइना डंपिंग का सबसे बड़ा रिस्क है। ऑलरेडी चाइना डंपिंग जोर से चालू ऑलरेडी है। गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन, काफी सारी जगह पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा रहे हैं, फिर भी प्रेशर प्राइसिंग का बहुत ही बड़ा है। सो कमोडिटी केमिकल को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। स्पेशलिटी केमिकल के अंदर मल्टीपल सब सेगमेंट है, और इसके अंदर जो एक सेगमेंट है जिसको कहते हैं पिगमेंट एंड कलर रिलेटेड सेगमेंट, तो दैट इज अ वन सेगमेंट जहां पे हम पॉजिटिव है। दूसरी सेगमेंट है फ्लोरिंग केमिस्ट्री, दैट इज अ सेकंड सेगमेंट जहां पे हम पॉजिटिव है। तो विद इन स्पेशलिटी केमिकल सिर्फ ये दो सेगमेंट में हम लोग पॉजिटिव है, और इसमें बेसिकली बॉटम अप स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में बहुत सारा कैपेक्स केमिकल कंपनीज ने किया हुआ है, एंड आगे जाके जैसे ये कैपेक्स ग्रॉस ब्लॉक में आके कमेंसमेंट स्टार्ट होएगा, यू विल सी द रेवेन्यू ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 12 से 18 से 24 महीने में आपको इसका रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई देगा। सो पिगमेंट एंड द फ्लोरीन, दिस इज द टू केमिस्ट्रीज ऑन विच वी आर पॉजिटिव। पिगमेंट में वर्ल्ड में सिर्फ 3 कंपनी है, उसमें से जो एक लार्जेस्ट कंपनी है उसको इंडियन कंपनी ने एक्वायर कर चुका है। तो इसमें right now Indian company has become number 1 company in the world. So that is the one company which we have bought in pigment segment, and fluorine mein we are holding one of the leading player in the fluorine space in the specialty chemical. कंपनी का नाम मिस कर दिया मैंने, कौन सी कंपनी बोली आपने? नहीं, हमने कंपनी का नाम नहीं कहा था, मैंने कहा कि वर्ल्ड की जो नंबर 1 कंपनी है वो कंपनी को एक्वायर कर दिया है इंडियन कंपनी ने। So that is the one company which we like in the color and pigment segment. And fluorine chemistry में we are holding one of the biggest player of the fluorine chemical, which is the top 3 in fluorine chemistry. That's the one company we are holding from last almost I would say 3 quarters. हेल्थ केयर में क्या ऐड किया आपने? फार्मा और हेल्थ केयर में क्या ऐड किया? Pharma and healthcare again is a very interesting space है, and in pharma segment again यहाँ पे भी winner और losers का है। जो यूएस लिंक फार्मा बिजनेस मॉडल से जो ज्यादातर यूएस पे डिपेंडेंट है वो हमने अवॉइड किया है, और जो डोमेस्टिक फार्मा कंपनी है दैट इज द वन स्पेस व्हिच वी आर पॉजिटिव। सेकंड स्पेस सीडीएमओ स्पेस है जहां पे वी आर वेरी बुलिश, एंड थर्ड सेगमेंट इज द हॉस्पिटल सेगमेंट जहां पे वी हैव बीन एडिंग एक्सपोजर इन लास्ट 6 to 9 months. सो दीस आर द 3 सेगमेंट्स विद इन फार्मा वेयर वी आर पॉजिटिव। अभी राजेश जी, आपने पीएसयू बैंक्स में कुछ ऐड किया क्या? आई मीन क्योंकि पीएसयू बैंक्स इस बार लगा रहे हैं थोड़े से, पहले प्राइवेट बैंक्स ने डिलीवर किया स्टॉक्स लाइक कोटक, लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई ने कल चीज़ किया इस पूरे मोमेंटम को, एंड स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट दैट कि थोड़ा सा यील्ड्स कोलैप्स हुई हैं अब 10 ईयर और 5 ईयर बॉन्ड्स पे, सिंपली मीन्स आई मीन Q4 में आपके ट्रेजरी गेन्स होंगे। तो आपका पीएसयू बैंक्स पे टेक क्या है? एंटायर बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखेंगे कि इसमें फेसिस रहता है, अगर आप देखेंगे कि 2018 से लेके 2016 से लेके 2020 का जो टाइम था, 2021 तक का जो टाइम था, जहां पे पीएसयू बैंक्स का प्रॉफिट बहुत ही प्रेशर्स में था, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रही थी। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने के लिए उनका इंटरेस्ट इनकम भी कम हो रहा था, प्रोविजन भी बढ़ रहा था, और बुक वैल्यू पे भी इंपैक्ट हो रहा था। सो ये पूरा फेस में प्राइवेट सेक्टर आउट परफॉर्म द पीएसयू बैंक्स। उसके बाद का 4 साल ऐसा रहा जहां पे क्रेडिट कॉस्ट रिवर्सल हुई, जिसका इफेक्ट नेट इंटरेस्ट इनकम पे भी पॉजिटिव रहा, एंड ओवरऑल बोथ सिलेक्ट प्राइवेट बैंक्स एंड गुड पब्लिक सेक्टर बैंक्स दे हैव डिलीवर्ड हैंडसमली। अभी क्या होएगा अगले 3 साल में कि ये गैप जो है ना बहुत नैरो हो गया है। अब ये दोनों जो अच्छी बैंक्स है, प्राइवेट में या पब्लिक में, जो अच्छी बैंक्स की बात कर रहा हूं, वो अच्छी बैंक्स का दोनों का एनआईआई ग्रोथ जो है, लोन बुक ग्रोथ जो है, वो काफी सिमिलर दिखेगा। 10, 11, 12, 13, 14% तक का काइंड ऑफ ए रेंज दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि पीएसयू बैंक्स का प्रॉफिट ग्रोथ 80% हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर का 15% रहेगा, जो पहले था लास्ट 4 साल में वो प्ले हो गया। तो अभी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग्स मैट्रिक्स। सो वन नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग द बैंक। इसमें भी बॉटम अप स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। इन पीएसयू बैंक वी आर होल्डिंग वन ऑफ द द लार्जेस्ट पीएसयू बैंक ऑफ द कंट्री, दैट्स द वन व्हिच वी आर होल्डिंग। Apart from that, we are not holding any other, PSU banks in our IOP portfolio or flagship plan, Triple India Opportunity. And in private sector, we continue to like, the top 3 banks on the corporate side. But importantly, we also have the few large NBFC, commercial vehicle financing NBFC, one largest gold finance NBFC, and of course the second-hand commercial vehicle financer. These are the 3-4 banks NBFC which we own apart from the banks. ओके चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं अब मार्केट के टेक्निकल ट्रेंड्स और बिग एंड बोल्ड कॉल्स के लिए। अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के सुशील केडिया जुड़े हैं। सुशील जी गुड मॉर्निंग। एक फिल्मी डायलॉग के साथ शुरुआत करूं? करो। आज खुश तो बहुत होंगे आप। देखो, हमें आदत, हम दुखी कभी नहीं होते। हाँ, लेकिन वो जो आपने कॉल ली थी उसमें एक काफ़ी हद तक उसकी शुरुआत तो हो चुकी है शायद। अब ये जो मूव आ रहा है इसको प्योर काउंटर ट्रेंड रैली माना जाए या एक बहुत बड़े और सुपर ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है आपके हिसाब से? क्या व्यू रहेगा? अभी भी उस पर निर्णायक बात करना अपरिपक्वता हो सकती है। उदाहरण से मैं एक्सप्लेन करूंगा। इन लेवल्स पर भी जब सर चकराने लग गया कि 21,800 900 से 22,000 से आप फ्यूचर्स देखते हो, कैश देखते हो, इंडेक्स का लेवल, वहां से अगर हम 23,800 तक आ गए, ये 17,1800 1900 पॉइंट देखते देखते आ गए, अब क्या करें? तो यहां मान लो इस सवाल का जवाब ढूंढने में हमने ये निकाला कि आईटी के जो स्टॉक्स मन में आए, इंडेक्स के लेवल्स को नजरअंदाज करके अभी भी यहां से लेने के सब में ट्रिगर्स आ रहे हैं। इन्फोसिस का ट्रिगर तो आज आया है इतनी लेट से। तो फिर आईटी यहां से बढ़े और बैंकों में मोटा करेक्शन आ जाए, तो ये अनिश्चितता हमेशा बनी रहेगी और अनिश्चितता के रूप बदलेंगे। पर अब आपके प्रश्न को अगर मैं आके जोड़ूं, क्या रिलायंस में जो लास्ट लोएस्ट भाव आ गए वो दोबारा लौटने का भय लगता है? मेरे को लगता है 1800 आने के पहले भी लोएस्ट भाव जो आ गए वो नहीं आएंगे। क्या बीपीसीएल के जो लोएस्ट भाव आ गए थे 240 के दोबारा लौटेंगे? एनजीसी के लौटेंगे? कोल इंडिया के लौटेंगे? हिंदुस्तान लीवर या एशियन पेंट्स के लौटेंगे? नहीं लगता है, नहीं लौटेंगे। तो लार्जली स्पीकिंग 22,000 के आसपास का मार्केट बॉटम लगता है। बहुत बड़ी संख्या में स्टॉक्स ऐसे जिनके फाइनल बॉटम लगता है हो चुके हैं। पर फिर भी हो सकता है कि प्राइवेट बैंक्स में, अब मान लीजिए अगर कोटक पे एक अपवाद का व्यू बन रहा है, सेल सिग्नल अभी बना नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं अभी अगले आधे घंटे में बेच दो, हो सकता है 2 4 5 दिन लगेंगे, हो सकता है उसको और पोस्टपोन करके हम और 15 दिन बाद करना पड़े। पर लार्जर पैटर्न को देखते हुए लगता है कि कोटक वापस 1500 के भी नीचे चला जाए जो लास्ट 1500 गया था। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स विद इन सेक्टर्स एंड विद इन सेक्टर्स सब सेक्टर्स में अभी भी डिसअपॉइंटिंग मूव्स आ सकते हैं। उस एक डिसअपॉइंटमेंट को हम जहां ढूंढ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, अगला करेक्शन जो भी आए उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को हम हो सकता है शॉर्ट कर दें और पीएसयू बैंक्स को करेक्शन के बाद दोबारा से बड़ी तेजी के लिए ले लें। तो इसलिए अनुज, हमें सावधान रहते हुए परत दर परत बाजार को लगातार काम करना पड़ेगा। पर ब्रॉडली स्पीकिंग मैं आपकी बात से सहमत हूं, मतलब 22,000 का बाजार लगता है कि ब्रॉडली स्पीकिंग 22,000 का बाजार वो दैट सिट कर चुका है। बिल्कुल। और इसको यहाँ से क्या लीड करेगा? क्या रिलायंस लीड करेगा, आईटी लीड करेगा, लार्ज बैंक्स? अब तक तो सभी चले हैं पिछले 3 4 दिन में। तो अभी भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको चलना बाकी है, जैसे आईटी। अब जो आईटी पे मान लीजिए भर्त्सना हुई हमारी 2000 पे, इन्फोसिस में बोल दिया 1200 तक भी जा सकता है। ये तो बोला नहीं था 1200 जाएगा और मार्च के महीने में आएगा, मार्च के महीने में 1500 तक आ गया। तब हो सकता है कि इन्फोसिस यहां से वापस नया हाई दिखाए, वो 1200 वाले भाव 2026 की मंदी में आएंगे। तो एक लीड और लैग आगे पीछे चलते रहेंगे अनुज। बट लार्जली स्पीकिंग देखिए, जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, रिलायंस जैसे स्टॉक 50% अगर बढ़ जाते हैं, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स जो है लार्ज कैप पर सेकंड टीयर में आते हैं, उनमें अगर ऊपर में 70% तक का अपसाइड दिखता है, तो जो छोटे वाले स्टॉक्स है, अभी मैं खाली फ्यूचर्स की लिस्ट की बात कर रहा हूं, कि सेल जैसा स्टॉक यहां से 3 गुना हो जाए, एनएमडीसी 3 गुना हो जाए, तो रेंजेस ऑफ पोटेंशियल रिटर्न्स हैं कमेंसरेट टू द पोटेंशियल रिटर्न्स, उनकी रिस्क भी उसी अनुपात में ज्यादा है। अब अगर आप, जैसे भी थोड़ी देर पहले हेल्थ केयर में आपकी बात हो रही थी, तो अगर मैं बोलूं कि अपोलो हॉस्पिटल्स में खाली एक रीबाउंड आएगा और वो पुराने हाई को टेस्ट करेगा, उससे ज्यादा शायद नहीं जाए। पर आपके ये जो डायग्नोस्टिक्स की कंपनियां हैं सारी की सारी, ये सब 70-80% अगर बढ़ जाए, तो अलग अलग साइज के स्टॉक्स सेम सेक्टर में भी अलग अलग टाइप के रिस्क रिवॉर्ड का सेटअप देंगे। तो लीड लैग के बारे में अभी निश्चित तौर पे कहना, और शायद ये लीड लैग टर्म जो है ना कंफ्यूज कर जाएगा, इसलिए मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। सुशील जी, ये मेटल्स जो शायद 22,000 से लेकर इस 23,800 तक के सफ़र में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दे के भी गए थे, या फिर पहले इंस्टेंस में वही चलना शुरू जो हुए थे, इस पर आप व्यू क्या रखते हैं मेटल्स पे? मेटल्स में एक बार जो होना था हो गया, अब यहां से धोखा देंगे ये।
ठीक है, 30,000 पे लगा था कि ये 30,000 वाली चाल इनमें शुरू हो गई, पर अब जो चाल जिस तरीके की बनकर आई है, मुनाफा खा के मेटल्स में एक बार ब्रॉडली स्पीकिंग साइड हट जाना चाहिए और काफी रिटर्न दे चुके हैं ये। मेटल्स जब ठंडे होंगे, थोड़ा बैंक्स ठंडी होंगी, तब आईटी को मौका मिलेगा, तब पीएसयू स्टॉक्स को मौका मिलेगा। तो वो सीता-गीता का गेम चलता रहेगा बाजार में, सेक्टर रोटेशंस, रिले रेस जैसे राकेश जी बोलते थे, वो चलेगी। तो मेटल्स में जो सोचा था कि वो फाइनल बॉटम हो गया और यहाँ से मेटल्स एक तरफा रॉकेट दे देंगे, ऑलरेडी रॉकेट बन गए और लगता नहीं कि फाइनल बॉटम हुआ है, अभी वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है मेटल्स की चार्ट पे। तो मैं बोलूँगा टेक प्रॉफिट करके मेटल्स में से लार्जली एक बार निकल जाना चाहिए। फिर देखेंगे दोबारा 10-15% घटने दीजिए, फिर दोबारा देखेंगे। तो प्रॉफिट्स अगर आप बना चुके हैं मेटल्स में तो सुशील जी के मुताबिक आपको वहाँ से निकलना चाहिए। ये जो 4-5 एनबीएफसीज ने लीड ली थी सुशील जी इस बार, B2, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आप श्रीराम फाइनेंस को देखिए, चोला को देखिए, इवन मन्नापुरम, मुथूट को देखिए, गोल्ड के चलते यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी आई थी। अब इनका इन पे आपका सेंस क्या कह रहा है? देखिए, बजाज के जो 2 ट्विन्स हैं, वो एक अलग ही प्लैनेट से आए हैं। जैसे वो किताब थी ना, मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। बजाज के स्टॉक से भगवान मालिक के क्या छाप लगी हुई है, ये अलग ही बिहेव करते हैं, इनका स्वैग ही अलग है। मेरे को लगता है बजाज के दोनों ट्विन्स का स्वैग खत्म होने का टाइम आ गया है। वो ठीक है, कलाई मरोड़ रहे हैं ट्रेडर्स की और वो ऊपर तक स्क्वीज़ मारे जा रहे हैं। अगर हमें मौका छूट गया हमारा मान लो तेजी करके उसमें कमाने का, तो हमें कोई अफ़सोस नहीं होगा, क्योंकि एनालिटिकल बेसिस पर मैनिपुलेशन हो जाए या कोई आकस्मिक घटना हो जाए वो अलग बात है। प्योर एनालिटिकल बेसिस पर बजाज ट्विन्स में ऊपर रिटर्न्स की जगह बहुत ही नॉमिनल बची है और एक्सपेक्टेड एनालिटिक्स जो प्रेडिक्ट कर पा रही है उसके हिसाब से अगर डाउन ट्रेंड इनमें आ गया, तो नीचे कितना फॉल है उसका अभी मैं वर्णन करूँ इस तेजी के बाजार में, तो बेवकूफ़ कहलाऊँगा। अब बचती है आपकी श्रीराम फाइनेंस। तो एक बार के लिए हम टेक प्रॉफिट के कॉल पे हैं। श्रीराम फाइनेंस में 510 पे बाई था, 674 पे अब आप नया नहीं ले सकते। जो है उसको बनाए रखिए और 670 600 660 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। और मुथूट मन्नापुरम में भी लगता है कि जो होना था एक बार के लिए इनका काम हो चुका है और सेल सिग्नल आने की देरी है। रादर ये कहिए मुथूट मन्नापुरम और श्रीराम में फर्दर बाइंग सस्पेंडेड है। 2 दिन वाली ट्रेडिंग हम करते भी नहीं है, उसके बारे में रिकमेंडेशन भी नहीं करेंगे। आपसे वीक में 1 बार मिलते हैं तो मैं 15 दिन का पर्सपेक्टिव कम से कम लेके चलूँगा आपके यहाँ। जिस फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं उससे डबल टाइम फ्रेम। 2 दिन का मुझे नहीं पता और मैं अनुमान नहीं लगाना चाहता। पर मुथूट मन्नापुरम, श्रीराम इन सब के करीब-करीब ऊपरी स्तर आ गए। अब यहाँ टाइम पास करते हैं, इमीडिएट रिवर्सल देंगे, वो अगले मंगलवार तक चल जाएगा। ये, पता नहीं अब आपने देखा है नहीं, ये इंडसइंड बैंक का चार्ट क्या कह रहा है सुशील जी? ये क्या इस तेज़ी में भी अब नहीं चल रहा? वो आरबीआई की न्यूज़ के बाद लगातार वन वे डिक्लाइन, क्या ये वापस अपने कोविड लोज की तरफ जा रहा है? ये इस प्रश्न का उत्तर निकालना बड़ा कठिन है कि ये कोविड लॉस तक जाएगा या नहीं जाएगा। शायद ये नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है कि अब ये बॉटमिंग आउट ज़ोन में है। बॉटम को मैं प्रीएम्प्ट करके प्रेडिक्ट नहीं करूँगा। मैं स्टॉक पे कुछ नहीं करूँगा जब तक ये 705 के नीचे-नीचे, 706 के नीचे, मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। जिस दिन ये 706 के ऊपर चल निकलेगा, आपको लगेगा कि 647 से 706 कितना ऊपर है, तो ठीक है, वो उस तरह की वॉलेट वो सस्ता लेने के चक्कर में हो सकता है ₹100 लग जाए। तो इसको एक बार 706 के ऊपर जाने के बाद हमारा रुझान हो जाएगा कि ये तेज़ी की तरफ चल चुका है। हो सकता है वो होने के पहले और भी ₹30-40 घट जाए। इसको जब तक ये पक्का बॉटम का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं करता, मैं यहाँ होशियारी नहीं मारना चाहता अनुज। और 706 आज की तारीख में लगता है क्रॉस होने के बाद इसका अप ट्रेंड कन्फर्म होगा। हो सकता है कि उसके और 2 सप्ताह गुजरने के बाद वो 706 की जगह वो लेवल 665 का हो जाएगा। फिलहाल मैं इंडसइंड में कुछ नहीं करूँगा, 706 के ऊपर निकलेगा तो तेज़ी करूँगा। इस भाव से और मंदी करना समझदारी नहीं लगती। आपकी तरफ से इस समय चार्ट पर कौन से स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट के एकदम तैयार हैं, जिनको आप इस भाव पे भी लेना चाहेंगे? आईटी के स्टॉक्स, मैं स्पष्ट कह चुका। और उसके सिवा थोड़े-थोड़े पुलबैक में दुनिया भर के स्टॉक्स हैं जो अब आप ले सकते हो। कैश के अंदर में इतनी बड़ी लिस्ट है कि आपको मुझे 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। तो ब्रॉडली अनलिवरेज्ड इन्वेस्टमेंट बाइंग किसी भी इंडेक्स के लेवल पर जिस स्टॉक में कोई आपको लगता है करंट आने लग गया, आप अनलिवरेज्ड इन्वेस्टमेंट बाइंग यहाँ करते हो तो रॉन्ग नहीं होगे। और इस स्टेज पे बाजार के लिवरेज ट्रेडिंग करने वाला आदमी तेजी का व्यू रख करके भी उल्टे सीधे काम करके नुकसान कर सकता है। तो अनलिवरेज ये अभी भी इन्वेस्टमेंट करने का समय है। आई थिंक स्पेकुलेशन के लिए मेंटली बाजार बढ़िया सिचुएशन में होगा।
जब हम 24,200 के ऊपर होंगे या हम वापस 23,000 पे होंगे। तो एक बार 700-800 पॉइंट का रिस्क है और उस रिस्क को अगले 10-15 दिन में बैंक्स लीड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कॉल अपनी जगह, साल भर वाला आपको मुझे हर वीक बात करनी है तो 15 दिन का पर्सपेक्टिव ही है। बैंकों से निकलिए, आईटी के स्टॉक्स लीजिए और इन्वेस्टमेंट करने का मजा लीजिए, सट्टा करने का टाइम बाद में आएगा। कोई शॉर्ट भी है फिर इस समय मार्केट में? इंतजार में 1-2 दिन में हमें वो पैटर्न्स कंफर्म्ड मिल जाते हैं अगर, तो हम कोटक बैंक, आपको लगेगा कि बड़ी विवादास्पद मैं बात कर रहा हूं, पर मैं चार्ट का गुलाम हूं। मैं जजमेंट्स कौन क्या लेगा मेरे बारे में उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता, मैं सिर्फ चार्ट्स की परवाह करता हूं। मैंने आपको बोला कि कोटक बैंक की चार्ट अगर स्क्रीन पे दिखा सकता है पीसीआर, देखिए मैं कोटक बैंक में 1500 तक तो चाल कभी भी इसकी बन जाएगी, एकदम उड़ता बलून है, मैं इसको शूट नहीं करूंगा। 2-3 दिन में जहां ये प्रीवियस डेज लो के नीचे बंद आना शुरू हो जाएगा, वहां से मैं इसकी शॉर्ट सेल इनिशिएट करूंगा। अगर मैं कोटक में सौदा करूंगा तो शॉर्ट का ही करूंगा, नहीं मिलेगा वो ट्रेड तो नहीं होगा, मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। तो इफ आई एम प्रेस्ड डाउन, अगर आप मुझे अपने अंगूठे के नीचे दबा देते हो कि बता एक शॉर्ट तो बताना पड़ेगा, तो बनेगा सेटअप तो कोटक शॉर्ट करेंगे, वरना और कुछ नहीं करेंगे। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे। इस शो को यहाँ समेटने का समय आया। मार्केट अभी भी DI से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हालांकि मिड कैप में करेक्शन आ रही है। निफ्टी अभी भी 150 पॉइंट ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन मिड कैप थोड़ा सा टायर्ड आउट हो रहे हैं क्लियरली। मिड कैप इंडेक्स एक्चुअली डे लो पर या उसके करीब आ चुका है। वीरू और मैं आपसे अब इजाज़त लेंगे और इस ब्रेक के बाद शेयर और कंचन लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।